चलिए शांत हो जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माइक का कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा बताएंगे? आवाज़ की क्वालिटी सही है? जा रही है आवाज़? तुम लोग क्लास में ही चेक कर रहे हो क्या? चेक करके बताओ तो। सही है। हाँ तो ठीक लग रहा है। अरे ये तो कुछ ज़्यादा अच्छा है। यदि वो माइक कल खराब हुआ है तो हमको लगता है कि वो और अच्छा हो गया। पता है क्यों? बहुत भारी लगता है माइक, कान पे लगता है कान और को गिरा के लेके चल देगा। ये वाला ठीक है। चलो ठीक है रे। चलिए तो शुरू करते हैं। सुनिए पहले। अब प्लीज शांत हो जाइए, मोबाइल अपना अपना रख लीजिए साइलेंट करके। थोड़ा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, बचा हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप एनसीईआरटी पलटेंगे ना तो आपको तीन चार ग्राफ दिखेगा जो बहुत भारी ग्राफ है। वो ग्राफ आपको समझ में ऐसे आएगा नहीं। तो उसी ग्राफ को हम बता रहे हैं। एक्चुअल में वो जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन का है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन का है। तो वही सब ग्राफ है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए। चलिए तो हेडिंग। और ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बस समझने वाला बढ़िया चीज़ है, इसलिए देख लीजिए। देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ए, हम बोल रहे हैं वो नहीं सुन रही है, वो क्या बोली पूछ रहे? फैन चलना चाहिए। और कहीं फैन चलना चाहिए, बीच में कुछ बोलना मत, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चला तो बुआ, F3 ऑन करो तो। वहां बुआ तुम लोग का लाइट जला दें। इसको बंद कर दें। ठीक है। चलो जल्दी से, जो जो दिक्कत है जल्दी से दूर कर लो, कि फिर बीच में टोकना मत। बहुत दिक्कत होता है समझाने में। वो भी चलना चाहिए क्या? इसको बंद कर दें? वो बंद होगा फैन? और लाइट बंद कर देते हैं। एक तो हम अपने काले आदमी हैं, लाइट ऑफ करवा दी है, अब और काले नजर आएंगे। ठीक है, मिला जुला के सही आ रहा है।
चलिए अब शांत हो जाइए प्लीज। देखो यहां पर हम एक लेते हैं प्योर लिक्विड ए, और इस तरफ लेते हैं हम प्योर लिक्विड बी। तो एक है लिक्विड ए और दूसरा है लिक्विड बी, और दोनों का दोनों प्योर लिक्विड है। तो बताइए इसका जो अपना वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे? पी नॉट ए से। और इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट बी से। और दोनों यदि डिफरेंट लिक्विड है तो ये निश्चित है कि दोनों का वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है, तो उसका वेपोराइजेशन भी अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग लेवल पर होता है, तो उसका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। अब देखो, अब यदि हम इस दोनों को मिक्स करें, दोनों का दोनों लिक्विड है, दोनों को यदि हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन। अब जो बनने वाला सॉल्यूशन है वह आइडियल है या वह नन आइडियल है, इसी बात को रॉल्ट ने समझाया कुछ ग्राफ से। आप याद कीजिए, आप प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन का एक पढ़े थे, एक टेबल जिसमें कभी डेल्टा भी जीरो हुआ था, डेल्टा भी पॉजिटिव हुआ था, डेल्टा भी निगेटिव हुआ था, डेल्टा एच जीरो हुआ था, डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ था, डेल्टा एच निगेटिव हुआ था, स्केपिंग टेंडेंसी बताया गया था, मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था, रॉल्ट्स लॉ के बारे में बताया गया था, और उसमें कुल 5 बात बताया गया था। आप यूं समझ लीजिए कि उसी ग्राफ का ये छठा बात है जो आज आपको बताया जा रहा है। थोड़ा लंबा चलेगा ये। अब यदि इस दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाए तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे? यदि दोनों को मिला दिए हम, यदि इस दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया जो नेक्स्ट पेज में है, इस यहाँ पर, तो ये क्या है? सॉल्यूशन। इसके वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? पीएस। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ जो हम ये सॉल्यूशन बनाएंगे ये हमारी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि हम ए कितना लें, हम बी कितना लें। हम चाहें तो ए ज़्यादा ले सकते हैं, बी कम ले सकते हैं। हम चाहें तो बी को ही ज़्यादा ले सकते हैं, ए कम ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़, यदि आप दो लिक्विड को आपस में मिला रहे हैं तो वहाँ पर मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन लगातार बदलता रहेगा यदि हम उसके अमाउंट को बदलते रहें। जैसे ए यदि ज़्यादा लेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, बी का कम होगा, और यदि हम बी ज़्यादा लेते हैं तो बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ए का कम होगा। और हम कोई भी कंपोजिशन ले सकते हैं, हम बहुत कम ए ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ए ले सकते हैं, बीच वाली स्थिति मतलब बराबर मात्रा में ले सकते हैं। तो रॉल्ट्स का जो लॉ है वो हर केस में यदि पालन हो रहा है तो वो आइडियल है, और यदि नहीं पालन हो रहा है तो नन आइडियल है। नन आइडियल में वो कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा। इन्हीं बातों को इस ग्राफ पर हमको समझना है। बताइए, यदि यहाँ पर हम सॉल्यूशन बना दिए और टोटल प्रेशर यहाँ पर हमको बैरोमीटर बता रहा है जो कि पीएस है, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो इसके लिए हम पार्शियल प्रेशर का क्या लॉ पढ़े थे? रॉल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर में क्या था इक्वेशन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, यही ना पढ़े थे? और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। आप एक चीज गौर करो, ये कांस्टेंट है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्योर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर यहाँ भी ए है तो वो भी कांस्टेंट है। यदि हम इस सॉल्यूशन में ए की मात्रा बढ़ा दें तो बताइए एक्स ए का मान बढ़ जाएगा। एक्स ए का मान बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें बी की मात्रा बढ़ा दें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बढ़ जाएगा। और यहाँ पीएस के लिए जो हम लोग पढ़े थे वो याद है? पी ए प्लस पी बी पढ़े थे। तो पी ए कब बढ़ेगा? जब एक्स ए बढ़ेगा। और एक्स ए कब बढ़ेगा? जब ए की मात्रा ज़्यादा हो। हाँ या ना? यहाँ पर पी बी कब बढ़ेगा? जब एक्स बी ज़्यादा हो। और एक्स बी ज़्यादा कब होगा? जब बी की मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा हो। तो हम डिफरेंट कंपोजिशन पर आगे बात करेंगे। यहाँ पर पी एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी ए के लिए एक्स ए इंटू पी नॉट ए और प्लस एक्स बी
इंटू पी नॉट बी। बोलिए क्या ये लिख सकते हैं क्या? आप एक काम कीजिए, यहाँ तक उतारिए तो इधर से। हो गया? अगला पेज पर जाइए, पहले इसको उतारिए फिर उधर वाले। चेंज करूं? क्या हो गया? देखिए तो वो पेज नंबर कितना है वहां पर ग्राफ, इधर वाले पेज? 48। इंग्लिश मीडियम में यदि आप हैं तो ये जो ग्राफ अभी हम बता रहे हैं 48, 48 नंबर पेज में है, ठीक है, एनसीईआरटी में। इधर देखिए अब देखो, पी ए बराबर हुआ था एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और पी बी बराबर क्या हुआ था? एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पी ए बराबर लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आप यह भी याद कीजिए कि ये बात भी आपको बताए हुए हैं कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है। याद है आपको? ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, ये सब क्लास में बताया हुआ है। हम ये सब बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब बात पर ही वो बात डिपेंड करता है जो आगे का बात है। इसको एक बार फिर से बता नहीं देंगे तो फिर उतना आपको याद रहता नहीं है, एक रिवीजन के ख्याल से। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स होने की वजह से इस ग्राफ को कैसा होना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन। इसको भी स्ट्रेट लाइन और इसको भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप याद कीजिए ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ तब होता है जब यह सॉल्यूशन रॉल्ट्स का जो पार्शियल प्रेशर का नियम है उसका पालन करता है। यदि पालन करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो आप याद करो कि रॉल्ट जब कुछ सॉल्यूशन पर काम किया तो स्ट्रेट लाइन आ गया, कुछ सॉल्यूशन ऐसा था जिस पर ये कर्व लाइन ऊपर की तरफ भाग रहा था, और कुछ सॉल्यूशन ऐसा था जिस पर ये लाइन नीचे की तरफ भाग रहा था। और इसी को ना हम कह रहे थे कि डेविएशन हो रहा है, जिस रास्ते पर ग्राफ को चलना चाहिए था उस रास्ते से वो डेविएट हो रहा है, इसीलिए उसका नाम डेविएशन रखा गया था, डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आना चाहिए हमको ये। पहले आप इसको उतारिए तो दोनों को। हम यहाँ पर दोनों लिक्विड को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ए को भी और बी को भी।
कुंदन कुमार श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, सर सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट कब लीजिएगा? ये बताने वाली बात नहीं। रिवीजन सब लोग कर लीजिए, टेस्ट होगा। जो लोग क्लास में, 2-4 गो आदमी जो क्लास में बैठे हुए हैं, ये सब भी, आप लोग भी। कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर आप बच्चे को बुलाए नहीं थे तो क्लास में बच्चे कैसे हैं? 2-4 गो है रे, अगल बगल का था, जब देखा क्लास खुला हुआ है घुस गया। चेंज करें इसको? देखिए, तो ग्राफ को आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, और जब डेविएशन होता है तो ये ग्राफ कैसे आता है? या तो ऊपर भागता है, नहीं तो नीचे भागता है। इस टाइप का यदि ग्राफ आ रहा है तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? नॉन आइडियल। ये भी ग्राफ कैसा होगा? नॉन आइडियल। एक होगा पॉजिटिव डेविएशन, एक होगा नेगेटिव डेविएशन। कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा आगे समझ में आएगा। और ये जो सॉल्यूशन, ये जो ग्राफ आया, ये किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये भी आइडियल के लिए। तो ये सब लिखना चाहते हैं तो अगल बगल लिख दीजिए। ये ग्राफ भी खींचिए तो। ये है डेविएटेड ग्राफ। दोनों, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट हुआ है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट हुआ है। बढ़ते हैं आगे। ये सब बात यहाँ तक आप सीखे हुए थे, क्लास आज का यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जो भारी भारी ग्राफ है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। हटाओ इसे। अब आप में से कोई भी लोग उतारेंगे नहीं, चुपचाप सुनिए 15-20 मिनट तक। है कि एक ग्राफ सीखोगे तो अगला दोनों आसान है, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, अभी जो हम एक ग्राफ खींचे थे, पी इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट है, और दूसरा पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब उस दोनों ग्राफ को ना हम एक साथ दिखाएंगे, और देखिए कैसे। अब लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखिएगा, बात उत मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दोबारा हम समझाएंगे नहीं, चूंकि बहुत लंबा चौड़ा बात है। आपको जहां भी समझ में ना आए वहां तुरंत बोलिएगा खड़ा होके, या जो भी लोग लाइव है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लेकिन बाद में दोबारा हम बिल्कुल नहीं देखेंगे इसको। पूरा ये लाइन टेढ़ा नजर आ रहा है, फिर टेढ़ा हो गया क्या? थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो तो उसको आप सीधा समझ लीजिए। सुनिए, अब नीचे हम रखते हैं मोल फ्रैक्शन को। यहां जो हम ग्राफ खींच रहे हैं, यह ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर ए के लिए या बी के लिए नहीं है। यहाँ हम सॉल्यूशन का ग्राफ खींच रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन का ग्राफ जब खींचेंगे तो ए का ग्राफ और बी का ग्राफ दोनों अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे। हम यहाँ रखते हैं मोल फ्रैक्शन को। हमारे पास दो बर्तन है, एक में है ए और दूसरे में क्या है? बी। इस एक्सिस पर हम लोग रखते हैं वेपर प्रेशर को। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए, यदि हम एक बड़े से बर्तन में जब हम सॉल्यूशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं ए और बी को मिलाकर, हम क्या करते हैं, इस बर्तन में सिर्फ ए का कुछ अमाउंट ले लेते हैं। इस बर्तन में अभी सिर्फ क्या लिए हैं?
ए, तो बताइए कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? सबका जवाब दीजिए। 1 होगा। काहे 1 होगा? क्योंकि पूरा का पूरा सब्सटेंस ए है, यानी प्योर सब्सटेंस है। सब्सटेंस यदि प्योर हो तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। क्योंकि एक मोल यदि हम वो सब्सटेंस लेंगे, एक मोल यदि हम सॉल्यूशन लेंगे, तो एक मोल वही सब्सटेंस आएगा ना जो प्योर लिए हैं आप। तो ऐसी स्थिति में मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1। तो इस पॉइंट पर, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर हम सॉल्यूशन बनाना किस किस चीज से चाह रहे हैं? ए से और बी से। अभी हम सिर्फ कौन चीज लिए? ए, मतलब बी नहीं लिए। बी नहीं लिए यदि, तो ऐसी स्थिति में यदि मोल फ्रैक्शन ए का 1 हो जाए, तो इसी स्थिति में बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0। बोलिए हाँ या ना। तो हम इस तरफ इसी चीज को दिखाने वाले हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन बनाते वक्त जब हम पी और ए लिए हैं, तो इस पॉइंट पर ए का जो मोल फ्रैक्शन है वह कितना है? 1। और इसी पॉइंट पर बी का जो मोल फ्रैक्शन है वह कितना है? 0। क्लियर है? अब सोचिए कि यहां पर यदि हम सिर्फ ए ही लिए हैं, तो यहां पर वेपोराइजेशन भी सिर्फ किसका हो रहा होगा? ए का। तो जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा, वो वेपर प्रेशर किसका बन रहा होगा? ए का, यानी प्योर ए का। और प्योर ए के वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं? पी नॉट ए। तो बताइए कि इस पॉइंट पर जहां भी वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए वो यहां है, तो क्या हम इसको पी नॉट ए कह सकते हैं या नहीं? क्योंकि अभी इस पॉइंट पर सिर्फ ए ही है, तो सिर्फ ए का वेपराइजेशन हुआ, और जो वेपर प्रेशर होगा वो पी और ए का वेपर प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। हाँ या ना? अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बी मिलाते हैं। ए का जो अमाउंट था यहां, सुनिएगा ध्यान से, ए का जो अमाउंट यहां था वही अमाउंट अभी भी है। हम ए को निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ मात्रा में बी को ऐड कर रहे हैं। हम जैसे ही कुछ मात्रा बी का ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए घट जाएगा, और मतलब 1 से कुछ घट जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 से कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब दोनों कंपोनेंट आने लगा है। अच्छा, एक और बात है, यदि हम बी को यहाँ लाते हैं और यहाँ बैरोमीटर लगाते हैं, तब वो ए और बी दोनों का प्रेशर हो जाएगा। तब क्या हम उसको पी नॉट ए कह पाएंगे? तब वो क्या होगा? तब वो होगा पी एस, क्योंकि अब वो क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने की बात तो खैर हम बाद में करेंगे। पहले आप ये बताइए कि यदि हम थोड़ा सा बी यहाँ मिलाए, तो मोल फ्रैक्शन का जो कंपोजिशन है वो चेंज होगा कि नहीं? चेंज होगा। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर, इस जगह पर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर दिया 0.8, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने कर दिया 0.2। क्योंकि ये तो तय है कि एक 0.8 है तो दूसरा 0.2 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बी और मिला देते हैं, और यदि बी मिलाएंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो बताइए अगला कंपोजिशन जो बनेगा, मान लीजिए कि ये 0.5 और 0.5 बन गया। हम अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऊपर नहीं लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम 2 बार लिख चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और ये 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। ठीक है? अब मान लीजिए कि बी का और अमाउंट हम इसमें डाल दिए। बी का यदि और अमाउंट हम डाल देंगे, तो अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ए का मोल फ्रैक्शन अब कम पड़ जाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा? तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0.8। ये 0.2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और 0.8 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, एक कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बर्तन में सिर्फ बी ही लें, ए ही ना लें। हाँ या ना? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? जैसे यहाँ पर हम क्या किए थे, हम यहाँ पर बर्तन में सिर्फ ए लिए थे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0। यदि हम इसका उल्टा करें, इस बर्तन में सिर्फ यदि बी लें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो जाएगा। मान लीजिए हम इस पॉइंट पर कुछ वैसा ही करने वाले हैं, इस पॉइंट पर कुछ ऐसा ही करेंगे। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर हम कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना? 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना? 1। यदि
इस पॉइंट को आप ये कंपोजिशन दे रहे हैं, इसका सीधा मतलब है, इसका जो प्रैक्टिकल मतलब है कि आपके बर्तन में सिर्फ बी है, ए है ही नहीं। क्लियर है? और यदि सिर्फ बी है तो वेपोराइजेशन भी सिर्फ बी का हो रहा होगा। तो वेपोराइजेशन यदि बी का हो रहा होगा तो जो प्रेशर बन रहा होगा वही पी नॉट बी कहलाएगा, हाँ या ना? तो पी नॉट बी बताइए, ये कहीं ना कहीं इसी जगह पर क्या है कि वेपर प्रेशर ही नहीं, इस एक्सिस को हम मान रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि यहाँ है, इस जगह पे, यहाँ पर है। तो बताइए इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? पी नॉट बी। अब आप एक चीज गौर कीजिए, अब हम इसको साइड से मिटा रहे हैं। देखना ध्यान से, ये पॉइंट प्योर ए को बता रहा है, ये पॉइंट प्योर बी को बता रहा है। तो जरा बताइए कि इस बीच का पॉइंट सब क्या बता रहा है? इस बीच का पॉइंट बता रहा है सॉल्यूशन का पॉइंट, हाँ या ना? यहाँ पर ए भी है, बी भी है, इस सब जगह पर। अब आप एक और चीज गौर कीजिए कि हम जैसे जैसे इधर गए हैं, लेफ्ट टू राइट, हम जैसे जैसे गए हैं वैसे वैसे ए का मोल फ्रैक्शन लगातार घट रहा है और घटते घटते जीरो हो गया है। और हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पहले था 0, फिर हो गया 0.2, फिर हो गया 0.5, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप यह भी गौर कीजिए कि यह घटकर अपने मिनिमम वैल्यू पर चला गया है और यह बढ़कर अपने मैक्सिमम वैल्यू पर चला गया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब यदि हम देखो, थोड़ा सोचिएगा कि यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को लगातार घटा रहे हैं, इसका मतलब है कि ए का अमाउंट लगातार घट रहा है। सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो बोल रहे हैं। यदि हम ए का मोल फ्रैक्शन घटा रहे हैं, इसका मतलब है कि ए का अमाउंट घट रहा है, और एक स्थिति ऐसी आई है जब ए का अमाउंट 0 हो गया है, हाँ या ना? तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे ये पॉइंट नीचे भागता चला जाएगा? क्यों? क्योंकि ए का अमाउंट यदि घट रहा है, ए का लिक्विड घट रहा है तो उसका वेपर घट रहा है, वेपर घट रहा है तो उसका प्रेशर घट रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगा? लगातार डिक्रीज करता हुआ रहेगा। तो तो हम एक काम करें, इस पॉइंट को यहां से वहां, इस यहां से मिला दें, इस तरह से बताइए मिला सकते हैं या नहीं? अब देखो, ये लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में ग्राफ है, और यह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो हमें यह बतला रहा है कि जैसे जैसे ए का अमाउंट घटता गया वैसे वैसे ए का जो अपना प्रेशर है वह घटता गया। क्लियर है ये? अच्छा, अब इधर आइए, यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन है 0, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है 0.2, इसका मतलब है कि यहाँ पर बी आ गया है, तो निश्चित है कि बी का जो वेपर प्रेशर होगा वह बढ़ेगा, और बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम पर चला गया है। मतलब सिर्फ बी ही है, तो सिर्फ बी है तो सिर्फ बी का प्रेशर कंज्यूम होगा। तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को उससे मिला दें, तो यहाँ पर हम इसको मिला रहे हैं उससे। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, एक्चुअल में यही ग्राफ है पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए। और आप ये वाला जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, यही ग्राफ कौन सा है? पी बी बराबर क्या? एक्स बी इंटू, और आप याद कीजिए यही ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, ये भी वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर दो ग्राफ है? देखिए कैसे दो ग्राफ है। एक ये ग्राफ मान लीजिए, ये ग्राफ मान लीजिए कौन सा है? पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी। और एक ये ग्राफ मान लीजिए, ये ग्राफ, इसको हमने क्या माना? पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। और इस ग्राफ को हमने माना पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। देखिए, है यही दोनों ग्राफ यहाँ पर, लेकिन एक का डायरेक्शन उल्टा है। यदि तुम इसको ऐसे पलट दो, ऐसे, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा ही बात हो जाएगा? यदि हम इसको, यदि हम इस एक्सिस और इस एक्सिस को साथ कर दें, देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। मान लीजिए इसको ऐसे पकड़ के
और ऐसे करके रख देते हैं, तो ये लाइन एक दूसरे को टच करेगा, ये जो लाइन इधर देख रहे हैं वही लाइन इधर इस तरह से आ जाएगा, और ये जो ग्राफ ऐसे गया हुआ है वही ना ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो बताइए ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो एक्चुअल में एक ही ग्राफ में हम दोनों को दिखा रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, नहीं तो है ये वही y इज इक्वल टू एम एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी पी ए बराबर एक्स इंटू पी नॉट ए और पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी। पहले आप बताइए कि यहाँ तक में किन्हीं को कोई परेशानी है? अब देखो, उतारना बिल्कुल नहीं है, बस एक ही ग्राफ को तो समझना है, आगे तो दोनों ग्राफ आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। अब जरा बताइए कि यदि हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.8 है, तो यहाँ पर हम अपने मन से मान सकते हैं ये 0.9 होगा, हाँ या ना? एक्स भी क्या है, यहाँ पर ये मान लेते हैं 0.1। अब यदि हम इस लाइन को यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर से खींच दें इस तरह से, तो बताइए कि ये पॉइंट हमको क्या बता रहा है, ये वाला पॉइंट हमको क्या बता रहा है बताइए तो, और ये पॉइंट हमको क्या बता रहा है? देखिए क्या बता रहा है, हम बताते हैं। ये पॉइंट हमको बता रहा है कि जब हम सॉल्यूशन में 0.9 मोल ए लेंगे और 0.1 मोल बी लेंगे, 0.1 मोल बी, तभी ना इसका मोल फ्रैक्शन 0.9 और 0.1 होगा। तो ऐसी स्थिति में बी का जो प्रेशर होगा वो इतना होगा और ए का जो प्रेशर होगा वो इतना होगा, यानी ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इतना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इतना है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पी एस बराबर होता है एक्स ए, सॉरी पी ए प्लस पी बी? तो ये आपको क्या बता रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहां से इतना क्या बता रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो यही न उठ के थोड़ा इसमें जुड़ जाएगा, हाँ या ना? तो यदि हम दोनों को जोड़ दें तो वो क्या बताने लगेगा, पी एस। तो अब हम यहां पर जानना चाह रहे हैं कि इस कंपोजिशन पर पीएस का वैल्यू कितना होगा। ग्राफ से तो पीए का वैल्यू और पीबी का वैल्यू तो दिख ही गया है, अब हमको क्या खोजना है, पीएस का वैल्यू। अब देखिए पीएस का वैल्यू कैसे निकलेगा। सो आपको इन सब बातों को देखकर ये तो समझ में आ रहा होगा कि बात कहीं से आसान होने वाला नहीं है। बात देख रहे हो कितना उलझा हुआ है ये, और इसको ढंग से ना समझाया जाए तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। देखिए अब हम देखें कि पी एस बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। मैथमेटिक्स में आप एक बात पढ़े होंगे कि दो स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वह भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या ये आपको पता है? और नहीं यदि पता है तो हम इसको साबित कर देंगे यहाँ पर कि दो स्ट्रेट लाइन का एक जो सम होता है वो भी स्ट्रेट लाइन होता है। अब यदि आप चाहते हैं कि पीएस का ग्राफ हम खींचे, अभी आप खींचे हैं पीए का ग्राफ और पीबी का ग्राफ, क्या है ये ग्राफ किसका है, पीए का ही है ना, और ये ग्राफ किसका है, पीबी का। हम अब खींचना चाह रहे हैं पीएस का ग्राफ। तो पीएस का ग्राफ बहुत इजी है, दोनों ग्राफ का जो पिक पॉइंट है ना, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। दोनों को यदि आप आपस में जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहां से यहां तक। और ये वाला जो ग्राफ है यही ग्राफ कहलाएगा किसका, पीएस का। और पीएस बराबर होता है पीए प्लस पीबी, और पीए बराबर हम लिख सकते हैं एक्स ए टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू। अब आप एक चीज गौर कीजिए, जब हम यहाँ पर ये लाइन खींचे थे तो हमने आपको कहा था कि यहाँ से यहाँ तक पीए है और यहाँ से यहाँ तक पीबी। थोड़ा सोचिए कि इसको यदि यहाँ से उठा के जोड़ दें तो क्या ये पॉइंट हमको नहीं मिल जाएगा, और इसी पॉइंट को हम कहेंगे वेपर, उस टाइम पर उस कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कर सकते हैं कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में अब एक फायदा क्या हुआ ये अब आप समझिए। अब इस ग्राफ को यदि आप खींच लेते हैं तो किसी भी कंपोजिशन में आप पीए पीबी तो छोड़िए, आप पीएस का वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि आपको 0.5 कंपोजिशन पर पीएस का वैल्यू चाहिए तो बताइए तो क्या कीजिएगा,
यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन मार दीजिएगा ऊपर। बताइए ये पॉइंट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि 0.5 मोल फ्रैक्शन ए और 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर इस कंपोजिशन पर जो सॉल्यूशन हम बनाए हैं उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना होगा। क्लियर है ये? यदि आप इस पर खींचना चाहते हैं यहां पर, तो 0.2 मोल फ्रैक्शन ए और 0.8 मोल फ्रैक्शन बी पर ये किसका वेपर प्रेशर है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसी तरह से इस पॉइंट पर भी हम पता कर सकते हैं। इस पॉइंट पर ये पी नॉट बी आ गया। क्यों आ गया पी नॉट बी? क्योंकि इस कंपोजिशन पर बी ही सिर्फ है, यहां पर ए नहीं है। अब बात समझ में आया? इसमें इतना ना प्रैक्टिकल बात है ना कि कितना भी समझा लो लगता है कि कुछ और समझाने के लिए रह गया। अब फिर से एक बात फील कीजिए आप। पी नॉट ए और पी नॉट बी में किसका वैल्यू ज्यादा है और किसका कम है? किसका ज्यादा है? पी नॉट ए का ज्यादा है और पी नॉट बी का कम है। आप एक चीज गौर कीजिए, हम जैसे जैसे इधर बढ़े हैं वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ा है, हाँ या ना? और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ा है वैसे वैसे सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे होता गया है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण जानिए क्या है। इसका कारण ये है कि बी का वेपोराइजेशन कम होता है, तब न पी नोट बी नीचे है पी नोट ए से। आप देखिए ध्यान से, पी नोट ए ऊपर है और पी नोट बी नीचे है। इसका मतलब है कि पी नोट बी का मान कम है। तो सॉल्यूशन में बी का अमाउंट जितना ज्यादा आप लेंगे, आपको ऐसा नहीं लगता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही कम होगा? क्योंकि बी की मात्रा बढ़ेगी और बी का जो वेपोराइजेशन हो रहा है वह कम हो रहा है। तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जहां पर ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सॉरी सॉरी, हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, पीएस का वैल्यू ज्यादा हो। तो बताइए, तो इस ग्राफ को देखकर हमको क्या करना चाहिए? हम एक बैरियर आपको देते हैं 0.5 से लेफ्ट वाले पार्ट के कंपोजिशन पर आप काम करेंगे या राइट वाले पार्ट पर आप काम करेंगे? लेफ्ट वाले पार्ट पर काम करेंगे। काहे काम करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट पर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके इधर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है। और ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके इधर ए ज्यादा है और क्योंकि ए का वेपर प्रेशर अपना जो वेपर है वो ज्यादा है, क्योंकि ए का जो वेपोराइजेशन का टेंडेंसी है वह ज्यादा है। क्या यहां तक इस ग्राफ को आप समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है यहां तक? देखो, अब सुनना ध्यान से। ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा देखने में लाइन डेविएट हुआ है लेकिन उसको आप स्ट्रेट लाइन समझेंगे, ठीक है? सुनिएगा अब। यदि सुनिएगा, आप जो बोल रहे हैं अब फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं। हो गया, समझाया हुआ हो गया। अब आप सुन लीजिए। यदि आप किसी सॉल्यूशन पर काम किए या रॉल्ट ने किसी सॉल्यूशन पर काम किया और उन्होंने ऐसा एक थ्योरी करके एक ग्राफ खींचा, और यदि उनको ये वाला ग्राफ आया तो ये उनका हो गया थ्योरिटिकल पार्ट। अब आइए इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर। अब रॉल्ट साहब क्या किए? ये सब तो थ्योरिटिकल बात है। अब रॉल्ट ने क्या किया उसको सुनो। रॉल्ट था बड़ा पागल टाइप का आदमी, कुछ से कुछ करते रहता था। उन्होंने क्या किया देखिएगा, सुनिएगा। ये पूरा पहले एक ग्राफ पेपर पर उन्होंने पूरा का पूरा ग्राफ खींच लिया और ग्राफ खींच के सारे डाटा को एकत्र किया। अब जैसे उन्होंने क्या एकत्र किया ये सुनिए। यहां बताइए कि इस पॉइंट पर आप मोल फ्रैक्शन 0.8 लिए हैं ए का, बी का मोल फ्रैक्शन कितना लिए? 0.2। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा उसका क्या वैल्यू होगा ये तो ग्राफ से हमको पता चल जाएगा। यदि हम सारा ढंग से ग्राफ खींचे तो बताइए ये थियोरिटिकली पता चलेगा कि नहीं? तो यहां से पीएस का मान उन्होंने थ्योरी से प्राप्त कर लिया। थ्योरी से प्राप्त करने के बाद मान लीजिए कि उनको पीएस का मान आया 0.7 ये मान लेते हैं कि इस कंपोजिशन पर 0.8 और 0.2 के कंपोजिशन पर पीएस का वैल्यू उनको कितना आया? 0.7 एटीएम। ऐसा हम मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा थ्योरी किया, कैलकुलेशन करके उनको इतना आया। अब वो क्या किए कि एगो बड़ा सा बर्तन लाए और बड़ा सा बर्तन ला के उसमें एक बर्तन में लिक्विड ए को रखा, एक दूसरे बर्तन में लिक्विड बी को रखा, और उन्होंने क्या किया प्रैक्टिकली कंपोजिशन को ये वाला किया 0.8 और 0.2। यानी उन्होंने ए का लिया 0.8 मोल और बी का लिया
0.2 मोल। बर्तन को बंद किया और बर्तन को बंद करने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दिए। थोड़ी देर तक छोड़ेंगे तो बताइए ए का वेपोराइजेशन होगा, बी का वेपोराइजेशन होगा और सॉल्यूशन वेपर बनेगा ना जी सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के वेपर के ऊपर पर उन्होंने दिया बैरोमीटर लगा, और बैरोमीटर लगाने के बाद उन्होंने उसका रीडिंग किया। तो रीडिंग करने के बाद जो रीडिंग आया वो किसका वेपर प्रेशर कहलाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी वो किसका वैल्यू होगा, पीएस का। उन्होंने पाया कि ये वैल्यू हमको 0.7 ही मिल रहा है। इसका मतलब वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि हमने जो थ्योरी दिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जैक्ट वही डाटा हमको आ रहा है जो थ्योरी से डाटा आ रहा है। जैसे थ्योरी से इस कंपोजिशन पर उनको डाटा आया था ये, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर भी डाटा आया ये, तो उनको लगा कि नहीं ठीक है, मेरा थ्योरी भी सही है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो इस थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, एक कंपोजिशन पर मान लिया, हो सकता है दूसरे पर नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया, अब फिर से एक्सपेरिमेंट को दोहराया। अब क्या करते हैं, वो ए का ले लेते हैं 0.5 और बी का ले लेते हैं 0.5, और उस पर फिर सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन को बना के छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद बैरोमीटर लगा के चेक किए कि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का रीडिंग क्या है। तो जो रीडिंग आया वह रीडिंग एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आया। इसका मतलब दूसरा केस में भी उनके नियम का पालन हो रहा है। फिर कहा कि नहीं इतना पर भी काम नहीं चलेगा, फिर कुछ करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ए का मोल फ्रैक्शन कर दिया 0.2 और बी का मोल फ्रैक्शन कर दिया 0.8। तो उन्होंने पाया कि इस बार जो इस कंपोजिशन पर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आ रहा है जिस पॉइंट पर सॉल्यूशन को होना चाहिए था। ये 3 एक्सपेरिमेंट किया और फिर उन्होंने क्या किया, एक्स ए को 0 एक्स बी को 1 करके देखा तो ये आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, एक्स ए को 1 और एक्स बी को 1 करके देखा तो ये आ रहा है। और जब उन्होंने इस सारे पॉइंट को निकालकर पूरे लाइन को मिलाया तो पाया कि ये सारा का सारा एक लाइन में आ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच बनने वाला यह सॉल्यूशन आइडियल है, क्योंकि यह रॉल्ट के पार्शियल प्रेशर के लॉ का पालन कर रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आप खींच दिए ये कैसा ग्राफ है, यह है आइडियल सॉल्यूशन। यदि ऐसा होता है तो ये आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है ये। तो यहां से सुनिएगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में, ये क्या है, यह है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो लाई कर रहा है कहां, उस स्ट्रेट लाइन पर जो दोनों वेपर प्रेशर को आपस में जोड़ता है। और यदि ऐसा हुआ तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इफ the experimental value of vapor pressure of solution lies on the straight line which join the vapor pressure of both the liquid in the pure state, then that solution will be ideal according to Raoult's law. क्लियर है ये। तो ये हो गया आइडियल वाला ग्राफ। पहले तो आपको इसको खींचना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे की बात करें। अब जो बात जैसे लिखा हुआ है सबको आपको लिखना पड़ेगा। चलिए उतारिए तो जल्दी से। अब देखिए तो कुछ ऐसा ही ग्राफ है वहां एनसीईआरटी में खींचा हुआ। एनसीईआरटी में शायद ये वाला ग्राफ भी नहीं दिया, वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला दिया। देखें बुक देखें। अच्छा छोड़िए, पेज पलटिए तो वो लेफ्ट कीजिए, प्रीवियस पेज पे जाइए, बस रुक जाइए, नहीं दिया है। ये वाला जो ग्राफ अभी हम आपको बताए हैं, ये वाला ग्राफ एनसीईआरटी दिया भी नहीं है। बताइए वो दोनों ग्राफ कैसे समझेंगे जो अब आने वाला है। तो एनसीईआरटी ऐसे ही चलता है, सीढ़ी पर चढ़ेगा एक के बार 4 सीढ़ी तरफ के ऊपर वाला पर चढ़ जाता है। जो भी लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, यदि आपको किसी तरह का कोई परेशानी है तो प्लीज बताइए। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो मोबाइल बंद करके जाइए, खेलिए कूदिए। ये सब बात सबके पल्ले नहीं पड़ता है, इसीलिए तो क्लास में डिस्कस भी नहीं किया।
पिछले 2-3 साल से पढ़ाने में इतनी सारी डिफिकल्टीज आ रही है कि कोई भी लेवल का बात पढ़ाने में बहुत मुश्किल होता है। डर लगता है कि यदि नहीं समझेगा तो वो अपना दोष नहीं देगा, उसको लगेगा कि दूर इनको समझाने ही नहीं आता है, समझा ही नहीं पा रहा। ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं एक डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। ये यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं लेकिन पता नहीं डॉक्टर लगाते हैं। बोल रहे हैं कि सर 21 तारीख को इंटर का रिजल्ट आया था, जिसमें मुझे 399 अंक प्राप्त हुआ। बहुत दुख हुआ था। पर 31 तारीख को मैट्रिक का रिजल्ट आया, इसमें मेरी बहन को 400 पक्का आया। इसे इत्तेफाक कहें या अजूबा, आप ही बताओ। मुझे 399 आया और सिस्टर को 400 आया। इसमें ना कोई इत्तेफाक है और ना कोई अजूबा। ये आपका अपना मेरिट है, और दोनों भाई बहन है तो हो सकता है कि माथा बिल्कुल एक जैसा हो। हमारे ख्याल से कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और यदि आपको 399 और 400 नंबर आया तो ये 80% है। तो 100 में यदि आप 80 ला रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और आपको इसमें हतोत्साहित नहीं होना है। इसी तरह से आगे बढ़िए। आईआईटी में यदि आप 32-33% क्वेश्चन को सही बना देते हैं या उतना परसेंट नंबर ले आते हैं तो आप आईआईटी क्रैक कर देते हैं। बताइए, आप 80% ला रहे हैं, आप लोग तो टॉपर की गिनती में आइएगा आगे। बशर्ते कि यही परफॉर्मेंस आपका बना हुआ रहे वहां भी तो। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, बिहार बोर्ड में बिहार के जो डिप्टी हेड हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो नवी फेल हैं। तो यहाँ का व्यवस्था भी वैसा ही है, तो ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। 11th का क्लास कब से स्टार्ट होगा? 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 9 से 10, 10 से 11 हिंदी मीडियम, और शाम में 4 से 5 इंग्लिश मीडियम। गेमिंग पीसी पूछ रहे हैं कौन सा क्लास चल रहा है? नहीं, ऐसे ही संडे है, दिन काट रहे हैं। मत से जानिए कौन सा क्लास चल रहा है। बोलो, हो गया उतारा हुआ? इस पूरे ग्राफ में लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस तीनों पॉइंट का। ये तीनों पॉइंट कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, जो किस लाइन पर आ गया है? उसी स्ट्रेट लाइन पर आ गया है जो ग्राफ में इंडिकेट हो रहा है। इसका मतलब है कि थ्योरी वाला बात और एक्सपेरिमेंट वाला बात एक दूसरे को मैच कर रहा है। मतलब ए और बी के बीच बनने वाला यह, ए और बी की मदद से बनने वाला यह सॉल्यूशन आइडियल है, जो रॉल्स लॉ का पालन कर रहा है। तो अब नीचे लिखना शुरू करें। देखिए तो, लिखेंगे, if experimental value of vapor pressure of solution lies on the straight line which join the vapor pressure of both the liquid in pure state
that solution will be ideal। मतलब यदि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसी स्ट्रेट लाइन पर आ जाए जो दोनों के वेपर प्रेशर को आपस में जोड़ रहा है, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। अब बताइए तो नॉन आइडियल किसको कहेंगे? अब मात्र 5 मिनट सुनिए, अब मात्र 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा, क्या कि सारी बात आप समझ चुके हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो है ना वो इजी, ये एक समझ गए तो वो दोनों समझ गए। बताइए यदि वो पॉइंट ऊपर आ जाता और नीचे आ जाता तो वो ऊपर या नीचे आ जाता तो क्या कहलाता? नॉन आइडियल। अब ऊपर आ जाएगा तो उसी को कहेंगे नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, और नीचे आ जाएगा तो उसी को कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। हो गया बात खत्म। अब सुनिएगा इधर, बात तो खत्म हो गया लेकिन अभी 2-3 मिनट और बचा हुआ है, तो 2 मिनट में खत्म हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये ऊपर गया कैसे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अभी आपको ये पॉइंट यहाँ आया ना, इस जगह पे आया, लेकिन यदि ए और बी से बनने वाला सॉल्यूशन यदि पॉजिटिव डेविएशन करेगा तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर नहीं आके यही पॉइंट आपको आने लगेगा इस जगह पे, यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ ना आके आपको आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ ना आके आपको आएगा यहाँ पे। और जब आप इस लाइन को मिलाओगे तो ये वाला जो लाइन है, ये देखिए पटांग लाइन आने लगेगा, कुछ इस तरह की बातें होने लगेगी। लिखिएगा इधर, अभी लिखिएगा मत, ये कुछ ऐसा होने लगेगा। और ये तो स्ट्रेट लाइन का सम होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, जबकि ये हो जाएगा कर्व लाइन। तो कर्व लाइन कैसे हो गया? दो स्ट्रेट लाइन का सम कर्व हो ही नहीं सकता। फिर हुआ कैसे? हुआ इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये लाइन स्ट्रेट है, एक्चुअल में नीचे वाला लाइन भी स्ट्रेट नहीं है। आप याद कीजिए यहाँ डेविएशन होता है ना, ये एक बार ऊपर भागता है एक बार नीचे भागता है। तो यदि ये पॉइंट ऊपर भागा है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये सब लाइन भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सब भी कहाँ भागा है? ऊपर भागा है। ये लाइन भी कहाँ से भागा होगा? मतलब जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा रियल में तो कहाँ से भागेगा? ऊपर से। तो जब ये ऊपर से भागा, ये ऊपर से भागा, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो उस लाइन पे से कैसे जाएगा, फिर वो भी ऊपर भागेगा। मतलब डेविएशन ऊपर नहीं हुआ है, डेविएशन नीचे से ही स्टार्ट है। स्ट्रेट लाइन जो पी ए बराबर एक्स इंटू पी नोट है उसी में डेविएशन है, पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नोट भी है उसी में डेविएशन है। तो इस दोनों में डेविएशन है तो क्या उस दोनों में डेविएशन नहीं होगा? आप एनसीईआरटी में देखिए यही वाला ग्राफ खींचे, समझ में आया कि ये क्या है। तो यदि ऐसा हुआ है तो ये सॉल्यूशन अब कैसा हो गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव। और बाद में हम फिर नेगेटिव वाला खींचेंगे। पहले आप इसको लिखिए, तो पहले आप ये ग्राफ उतारिए, तो देखिए अगेन उसी में मत करना, अरे उसी में नहीं करना, दूसरा। और अब आप इस पॉइंट को नहीं दिखाएं, ये पॉइंट नहीं दिखाएंगे, अब आप उस पॉइंट को दिखाएंगे। ग्राफ उतारिए, फिर इसके बारे में लिखिए, फिर अगला ग्राफ उतारेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, बस हो गया, बात खत्म। तो हिंदी मीडियम वाला भी लिखेगा, इंग्लिश में लिख दिए हैं, लिख लो, नहीं इतना इंग्लिश ही लिखो ना। अब देखो, एक ग्राफ को समझाने में पूरे 60 मिनट का टाइम लगा है, और जो रेगुलर क्लास होता है वो 40 मिनट का क्लास होता है। बताइए ग्राफ पूरा हो पाएगा रेगुलर क्लास में? उस बीच में कहेंगे कि अब आधा 2 लाइन खींच के तेसर का लाइन अगला दिन
कहेंगे खींचेंगे, पता चलेगा पहलू 2 लाइन भूल गया कहाँ से आया था। ये सब समस्या है इस सिस्टम की जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे पूरा हंसी मजाक चल रहा है, क्या बात है? कोई बात नहीं, बात तो कुछ है ही। ये सब ग्राफ खींचने में कितना टाइम लगता है जी? एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऊपर से, एक बार इस बार ऊपर से, हो गया, ग्राफ खींचा गया। अच्छा जरा ये बताइए, सुनिए तो इधर। अच्छा सुनो, तुम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली फील करते हो जो इसको जो हम बोलते हैं? अच्छा सोचिए जरा कि पी नॉट ए, सुनना ध्यान से, पी नॉट ए वहां है और पी नॉट बी, इस दोनों का वैल्यू यदि बराबर हो जाए और सॉल्यूशन आइडियल हो, तो किसी भी कंपोजिशन पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो चेंज करता रहेगा या वेरी करता रहेगा? सॉरी, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि जितना वेपोरेशन ए का होता है उतने बी का होता है। किसी को ज्यादा लीजिए या किसी को कम लीजिए, वेपर का जो अमाउंट है वो स्थिर रहेगा। तो वैसी स्थिति में बदलेगा नहीं। अब देखो इसी चीज को ग्राफिकली हम कैसे दिखा सकते हैं? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर आ जाएगा। बताओ ये पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? मतलब मोल फ्रैक्शन के आगे पीछे होने से भी या कंपोजिशन के बदलने से भी वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वह ग्राफ मोल फ्रैक्शन के एक्सिस से पैरेलल हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया है। क्लियर है ये? लेकिन यदि वही नॉन आइडियल हो जाए तब फिर वो नहीं होगा, फिर वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। हालांकि नॉन आइडियल उस केस में होता ही नहीं है, यदि दोनों का सेम नेचर है तब ना वेपर प्रेशर समान है, तो वैसी स्थिति में नॉन आइडियल ही नहीं होगा। जानते हो इसमें हम लोग जब सोचते हैं ना इस थ्योरी पर, जैसे थ्योरी का बहुत सारा बात हम लोग के दिमाग में, जैसे हम लोग तो बहुत पढ़े पढ़ाए, अब हम जब ये सब चीज को डिस्कस करते हैं ना तो बहुत सारा चीज प्रैक्टिकली हम लोग के दिमाग में आता है, और उतना बात दिमाग में आता है जितना हम तुम लोग को नहीं उतना बता सकते हैं। वो हम सोचते रहते हैं मन ही मन कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये सब बात यदि तुम फील करते हो तो समझ लो कि तुमको मन लग रहा है पढ़ने में और तुम बातों को समझ रहे हो, अदरवाइज नहीं। हम लोग जब पढ़ते भी थे तो भी लगता था कि यदि ऐसा होता तो क्या। अच्छा ये एक बात बताइए, यदि पी नोट ए ऊपर चला जाता, पी नोट ए नीचे आ जाता और पी नोट बी ऊपर चला जाता, इसका क्या मतलब? यही चीज जो इस तरह से है वो ऐसे हो जाता, और जितना ज्यादा हम बी लेते सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होता। वैसा कंपोजिशन लेते जहां बी ज्यादा है तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता। खैर लिखिए तो नीचे पॉइंट एरो देखे, यहां पर आप क्या लिखे थे? इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, यहां पर क्या करेंगे? लाइज एबव द स्ट्रेट लाइन। ऑन द स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन पर, और एबव का मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो लिखिए तो इसी को, इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाइज, यहां पर एक वर्ड बस हम जोड़ रहे हैं, above the straight line which join the vapor pressure of both the liquid in pure state, then that solution will be, बोलिए कैसा होगा? नॉन आइडियल विथ
पॉजिटिव डेविएशन। और इसी में ये एवव के जगह पर बिलो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। ए, अभी है क्या रे? इतना और देर में तो उठा के पटक के हाथ पैर तोड़ देते तुम। चलो देखो इधर, अगला ग्राफ खींचिए आप। और उस ग्राफ में अब क्या करना है? ये वाला जो लाइन सब है, डॉटेड लाइन, वो सब कहां से पास करेगा? नीचे से। चलिए पहले तो आप जो नॉर्मल ग्राफ था उसको खींच लीजिए तो। अब ये जो डॉटेड लाइन आपको मिलेगा, यहां पर नीचे से मिलेगा, इस पॉइंट से मान लीजिए। और यहां से डॉटेड लाइन आपको नीचे से ले जाना पड़ेगा। और चूंकि वहां नीचे हुआ है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हर जगह अगर आप निगेटिव डेविएशन दिखाया होगा, ये भी नीचे से पास करेगा और ये भी नीचे से पास। और अभी जो लास्ट वाला दो ग्राफ बताया गया, एक ये ग्राफ और एक इससे पहला ग्राफ, यही दोनों ग्राफ एनसीईआरटी में बताया गया है पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के केस में। आप उसको देख लीजिए। देखो चांदनी कुमारी एक कमेंट की है कि वो पिछले साल 12th में पढ़ रही थी। बोलती है क्या कि सर पता है एक बार आप बोले थे कि गर्म पानी में हाथ डालोगे तो उतना नहीं जलेगा, गर्म पानी में हाथ डालोगे तो नहीं, गर्म पानी में हाथ डालोगे तो सह लोगे, बट गर्म पानी में हाथ डालोगे तो नहीं सह पाओगे। मैंने सर एक बार डाला, जल गया सर हाथ। बराबर नहीं बोलते हैं, लड़की लोग का थोड़ा कम होता है। 50 ग्राम। लड़का लोग के या आदमी का जो मस्तिष्क होता है ना 500 ग्राम का होता है। लड़की लोगों का, औरत लोगों का 450 ग्राम का परिपक्व मस्तिष्क होता है। अच्छा, ये 50 ग्राम जो कमी आ जाती है ना, ये वो नॉलेज, मतलब वो जो दिमाग वाला पार्ट, असली दिमाग वाला पार्ट होता है, वही गायब होता है। हम तो कभी कभार ये भी बोले होंगे कि जहर पीने से आदमी मर जाता है।
क्या इसका मतलब ये है कि घर पे जाके ट्राई कर लेंगे? ट्राई कीजिएगा तो जिंदगी में दोबारा ट्राई करने के लायक रहिएगा। या तो आदमी को एकदम मूर्ख रहना चाहिए, या नहीं तो परिपक्व रहना चाहिए। ये बीच वाला जो ज्ञान होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। आगे आगे बढ़े। अरे ये हो गया, पूरा हो गया। तो नीचे वो स्टेटमेंट लिख लीजिए तो। अब नहीं रुक सकते, बहुत लेट हो रहा है। चांदनी कुमारी बोल रही है कि सर आप तो मेरा मजाक बना दिए। अरे ये मजाक बनाना हुआ? कुछ बातें रियल होती हैं, लोग भ्रम में रहते हैं कि मजाक हो गया। तो हमें अटपटांग कीजिएगा। चलिए लिखिए तो। यहाँ पर एवं की जगह बिलो कर दीजिए, और यहाँ पॉजिटिव की जगह निगेटिव कर दीजिए। ए, साथ वाले तुम लोग अल्लाह का इतना कर रहा है। लिख दीजिए, इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solution lies below the straight line which join the vapor pressure of both the liquid in pure state, then that solution will be non-ideal with negative deviation। इसका थ्योरी अब कंप्लीटली समाप्त हो गया है। अब आप न्यूमेरिकल जो आईआईटी सेक्शन वाला था, आप लोग बनाए हैं क्या? निकालिए और पूछिए तो, या आपको जो मन करे पूछने का पूछिए सॉल्यूशन चैप्टर में। अच्छा, क्या ये सब के लिए नहीं आए थे क्या तैयार होकर? निकालिए, असाइनमेंट निकालिए। नहीं, सही में बनाए हो या नहीं? बनाए हो तो ठीक है, नहीं बनाए हो तो फिर अगले संडे को क्लास दे देंगे फिर। वाह अली, कितना बढ़िया बात बोला तुम। करते क्या हो जी तुम लोग? अच्छा ये बताइए, चैप्टर आज से एक सप्ताह पहले समाप्त हुआ है। आपको बोला गया था कि आईटी सेक्शन वाला जो भी लोग बनाना चाहते हैं बनाइए, और यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं या जो लाइव कर रहे हैं उनको तो ये दिमाग में दिया गया था कि आईटी सेक्शन वाला है, यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बनाइए जरूर उसको। है कि नॉर्मल क्वेश्चन उसमें एक को नहीं है। आप लोग कहाँ हैं, क्या कर क्या रहे हैं आप? कर दो, तब क्लास देंगे ही नहीं। तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो और अच्छा।
आइए कल सॉलिड स्टेट के लिए। एकदम बुड़बक है क्या? अब छोड़ देते हैं, जब बना ही नहीं है तो आज बना के उसको एक सप्ताह के अंदर पूरा पूरा बना के रखिए, नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट संडे क्लास दिया जाएगा। चलिए क्लास, लाइव क्लास को बंद कर रहे हैं। कुछ दिक्कत होगा तो चैट में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे।